नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 17 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 11 सितंबर 2003 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 5:15 संध्या काल और जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो कहा गया है कि पढ़ाई में अच्छी हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन कंसंट्रेशन की परेशानी है और अभी जो है इनके मन में मॉडलिंग, डांस, फैशन डिज़ाइनिंग इन सब को लेकर के रुचि जागी है और ये जानना चाहती हैं कि इसमें करियर बनाया जाए तो कैसा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछा गया है, नौकरी को लेकर के, विदेश जाने को और रहने को लेकर के और साथ ही साथ विवाह को लेकर के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके जितने भी प्रश्न हैं उसको विस्तार पूर्वक हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लगन कुंडली 10 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी कि मकर लगन की कुंडली बन जाती है यहाँ पर। और चंद्रमा देव देखें तो वो मीन राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है मकर लग्न एवं मीन राशि की। मकर लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोग थोड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, अपनी बातों को बहुत जल्दी प्रकट नहीं करते हैं, मेहनती होते हैं और जीवन में अच्छे चीज़ों की कामना होती है, अच्छी सफलता की कामना होती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर वैसी सफलता इन्हें ना मिले तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। वहीं मीन राशि वालों के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोग अच्छे हृदय वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, लेकिन मन से कमज़ोर होते हैं। मन से कमज़ोर होते हैं मीन राशि वाले, ये देखा गया है। लगन को देख लेते हैं। 24 डिग्री का लगन है यहाँ पर, यानी कि लगन भी कमजोर अवस्था का ही है। लग्नेश बनते हैं, शनि जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए लग्नेश जाकर के छठे भाव में बैठ जाए तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं। लग्नेश जब भी छठे भाव में बैठता है तो रोग होने की पॉसिबिलिटी जग जाती है कुंडली में। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए। षडाष्टक दोष, देखिए लगन से ही यहाँ पर शनि षडाष्टक दोष बना के बैठ जाएंगे, इसको हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं कह सकते हैं। दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं 7 डिग्री के साथ, वक्र अवस्था में मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो सुखेश एवं लाभेश होकर के धन भाव में, देखिए महाधनी योग बन रहा है मंगल का। मंगल महाधनी योग बना रहे हैं कुंडली के दूसरे भाव में। ये बढ़िया है आय के लिए। क्यों? क्योंकि मंगल आय भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, तो आपकी इनकम में वृद्धि करवाने वाले होंगे मंगल। लेकिन मंगल वक्री होकर शनि की राशि में दूसरे भाव में बैठा हुआ है। देखिए वाणी का ध्यान रखिए, आप अपनी वाणी से सामने वाले को कहीं ना कहीं जो है दुश्मनी मोल ले सकती हैं सामने वाले से, या सामने वाले की फीलिंग्स को आप हर्ट कर सकती हैं, संभव है। दूसरा यहाँ पर मंगल परिवार के भाव में बैठा है। दूसरा भाव परिवार से संबंध का होता है और ये धन संपत्ति का भी होता है, तो इसका ध्यान रखिए आप। यानी कि परिवार वालों के साथ संबंधों का ध्यान रखिए, उनका आदर कीजिए और जो परिवार की तरफ से आर्थिक मदद आपको मिल रही है उस आर्थिक मदद का इस्तेमाल सही जगह पर करिए। क्यों आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ? क्योंकि इस भाव का स्वामी शनि छठे भाव में है, त्रिक भाव में है और मंगल यहाँ पर वक्री होकर बैठा हुआ है शनि की राशि में और तात्कालिक शत्रुता में। इस वजह से धन का व्यय हो सकता है गलत जगह पर, तो इससे बचेंगी। हाँ, आय के लिए, खुद की इनकम के लिए यहाँ पर मंगल की स्थिति बढ़िया है। 7 डिग्री के साथ यहाँ पर कुमार अवस्था में मंगल शिक्षा भाव, आयु भाव और भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए इस कुंडली में मंगल, मैं आपको बता दूं कि कोई बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं, वो सुखेश हैं, धन भाव में बैठे। परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा जरूर और धन वगैरह की स्थिति भी, संपत्ति वगैरह की स्थिति भी प्राप्ति के योग बन जाते हैं परिवार की तरफ से। कहने का मतलब है कि परिवार आपको सपोर्ट करेगा। यहां पर मंगल बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे, शिक्षा में व्यवधान देगा मंगल। अष्टम को देखेंगे
अष्टम के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ेगा, चोट चपेट के योग बन जाएंगे और मंगल भाग्य भाव को देखेगा, मेहनत करके भाग्य का आपको लाभ लेना पड़ेगा। अगर मंगल की दशा चलती है, बैठे बिठाए आपका काम नहीं बनेगा उस दौरान। चंद्रमा की बात कर लेते हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है, तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, कला के लिए ये बढ़िया है, कला के क्षेत्र से जुड़ने के लिए, आर्टिस्टिक टैलेंट आपके अंदर हो इसकी संभावना बढ़ जाती है, कोई स्किल्स हो आपके अंदर आर्टिस्टिक, वो बढ़िया है, कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया है। लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के लिए चंद्रमा का तीसरे भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है तो आपके अंदर एक्शन लेने की जो एक बात होती है उसमें कमजोरी दिख रही है। समझाता हूं आपको, यानी कि साहस में कई बार कमी आ सकती है। मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि मुझे अब से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कर तो लिया आपने कमिटमेंट, लेकिन उसको निभाने में जो साहस या जो एफर्ट्स चाहिए वो आप ना लगा पाए। इस कुंडली में चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके विवाह को दर्शाएगा, आपके पति को। नवम पंचम योग बना के गुरु की राशि में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, बढ़िया स्थिति है। विवाह के बाद भाग्योदय वगैरह भी हो इसकी संभावना भी बन जाती है, विवाह से लाभ भी हो। हालांकि हम नवमांश पे चलेंगे तब विवाह ज़्यादा क्लियर हमें नजर आएगा, लेकिन यहाँ से विवाह बढ़िया दिख रहा है। चंद्रमा यहाँ पर पाप कर्तरी में काफ़ी हद तक है, काफ़ी हद तक इसलिए मैंने कहा क्योंकि मंगल वक्री है तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा पाप कर्तरी का प्रभाव कमज़ोर होगा। लेकिन हाँ, चंद्रमा यहाँ पर पाप कर्तरी में जरूर है और इस वजह से आपके एफर्ट्स में परेशानी, दौड़ भाग बढ़ सकती है और उससे जुड़ा लाभ कम मिल सकता है। दूसरा, अपने मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करें। पहला ही सवाल आपके बारे में कहा गया है कि कंसंट्रेशन की परेशानी है, वो चंद्रमा यहाँ पर पाप कर्तरी में भी है, तो यहां से भी वो कुछ हद तक दिख रहा है। 3 डिग्री के साथ मृत अवस्था में चंद्रमा है, नवम भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि आपको यात्राएं देने वाली होंगी। राहु चौथे भाव में 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, मृत अवस्था का ये राहु है। मंगल की राशि में यहाँ पर राहु बैठे हुए, देखिए घर से आपको दूर लेकर के जा सकता है राहु। कहने का मतलब है कि जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से दूर ये राहु आपको लेकर के जा सकता है, और विदेश भी वो हो सकता है, और या तो भारत में ही कोई और जगह हो सकती है जहां आप, जैसे आप राजस्थान में जन्म हुआ है आपका, तो राजस्थान से कहीं दूर जा करके ये राहु आपको जो है वहां पर ले जा सकता है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं परिवार में भी थोड़ी टेंशन वगैरह रह सकती है, उसका ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि कुछ ऐसे कार्य ना करें जिससे कि परिवार को या माता पिता को ज़्यादा टेंशन देखने को मिले। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहाँ पर राहु बैठ करके कुंडली के अष्टम भाव, दसम भाव और 12वें भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दसम भाव के ऊपर देखिए राहु केतु एक्सिस में दसम भाव है। बार बार मैं कहता हूँ, यदि किसी का भी चौथा और 10वां भाव राहु केतु एक्सिस पे आ रहा है तो 80% चार्ट में जो मैंने अनुभव किया है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि करियर खराब होगा या अच्छा होगा, नहीं, इसका मतलब है कि करियर में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जैसे पॉलिटिशियन को आप ले लीजिए, उनके करियर में कितना उतार चढ़ाव है। क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनके करियर में कितना उतार चढ़ाव है। करियर तो बहुत अच्छा है लेकिन उतार चढ़ाव है, तो उतार चढ़ाव कई बार देखने को मिलता है जातक को। नवमी दृष्टि इनके 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय करवाएंगे राहु, और राहु कई बार गलत जगह भी धन का व्यय कराते हैं, उसका ध्यान रखिए। और विदेश की यात्राएं राहु करवा सकते हैं। शनि 17 डिग्री के साथ छठे भाव में बैठे हुए हैं, और शनि का छठे भाव में बैठना वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन इस कुंडली में शनि लग्नेश और धनेश बनते हैं, यानी कि इस कुंडली में शनि काफ़ी कारक ग्रह माने जाएंगे, और जाकर के त्रिक भाव में शनि का बैठना ये आपके स्वास्थ्य और आपके धन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो अपनी सेविंग्स का ध्यान रखिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान अपने खान पान के माध्यम से रखिए, और धन किसी गलत जगह ना खर्च करिए। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, शत्रु वगैरह से लड़ने में आपको सामर्थ्य देने वाले होंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाएंगे यदि आप मेहनत करेंगी तो। यहां से बैठ करके शनि कुंडली के अष्टम भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव को देखेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव को देखेंगे तो आयु को बेहतर करेंगे, 12वें को देखेंगे विदेश जा सकती हैं आप। कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मेहनती तो ये बना देगा शनि, लेकिन अब ध्यान से देखिए तो चंद्रमा के ऊपर इस शनि की दृष्टि जो पड़ रही है ये आपके मन को थोड़ा व्यथित जरूर करेगा।
आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के सप्तम भाव को देख लेते हैं। अब देखिए एक बात और बता दूं, आपके पंचम भाव में भी पाप कर्तरी लग रहा है, लेकिन ये काफी कमजोर पाप कर्तरी है। क्यों? क्योंकि राहु पीछे की तरफ जा रहे हैं और शनि आगे की तरफ, तो यहाँ पर पाप कर्तरी का कोई खास प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलेगा। कुंडली के अष्टम भाव को देख लेते हैं। अष्टम भाव आयु का, ससुराल का होता है। प्रॉपर्टी से भी जोड़ करके हम इसको देखते हैं, पति से संबंधित सुखों को भी जोड़ के हम अष्टम भाव से देखते हैं। सूर्य, बुध और गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बना देती है, और ध्यान से समझें तो सूर्य विपरीत राजयोग में है, बुध विपरीत राजयोग में है, और गुरु भी विपरीत राजयोग में है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं, यदि लग्नेश त्रिक में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ हद तक ही सही विपरीत राजयोग बन रहा है। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आपका दिमाग बहुत तेज हो, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम में सूर्य के साथ और गुरु के साथ, तो आपके पास जो दिमाग है ना, जो बुद्धि है, वो काफी कुशाग्र हो, काफी तेज हो, इसकी संभावना बन पड़ती है। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिए, संबंध खराब मत करिए अपने पिता के साथ, और उसका ध्यान रखिए। सूर्य यहाँ पर मृत अवस्था के हैं, दूसरे भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, प्रॉपर्टी का लाभ ये सूर्य देने वाले होंगे निश्चित रूप से। बुध की बात कर लेते हैं। षष्ठेश एवं भाग्येश होकर के बुध अष्टम में बैठे हुए हैं। भाग्य सहयोग करेगा, अचानक से सहयोग करेगा आपका, और कई बार जो है मेहनत के बाद ही आपको लाभ मिलेगा, यानी कि हर समय भाग्य आपको सहयोग नहीं करेगा, यानी कई बार आपकी गाड़ी रुक सकती है। मतलब सफलता निरंतर निरंतर मिल रही है, फिर कई बार गाड़ी रुक भी सकती है आपकी। लेकिन बुध अष्टम में है, इसका फायदा है कि ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, रिसर्च जैसी चीजों में लाभ देगा। बुध की दृष्टि भी जो धन भाव के ऊपर है, ये भी धन वगैरह के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बढ़िया है। बुध वक्री एवं अस्त का है, 1 डिग्री का फासला है सूर्य और बुध के बीच में, तो लगभग पूर्ण रूपेण यहाँ पर बुध अस्त हो चुके हैं। और बुध यहाँ पर अस्त का है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको ज्ञान में लाभ ही देगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, बुद्धि को तेज करेगा। हाँ, अपने निर्णय के ऊपर अटल रहिए। मान लीजिए कि आपने आज कोई निर्णय लिया तो उसको बार बार मत बदलिए, क्योंकि एक तो चंद्रमा यहाँ पर प्रभावित नजर आ रहा है शनि की दृष्टि से, दूसरा पाप कर्तरी में है, और ऊपर से क्या है कि आपका बुध वक्री है। तो ऐसे में क्या होता है कि जहाँ तक को निर्णय लेने में और उस निर्णय के ऊपर, अगर मान लीजिए ले भी लिया निर्णय, तो उस निर्णय के ऊपर बने रहने में परेशानी होती है। तो ऐसा मत करिएगा। मान लीजिए आपको निर्णय लेने में कठिनाई आ रही है, तो अपने माता पिता से या जिनके ऊपर आप यकीन करती हैं उनसे आप राय मशवरा लीजिए, और जो भी निर्णय एक बार आप ले लें, चाहे वो निर्णय छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर अड़े रहें, उसके ऊपर बने रहें। बार बार निर्णय चेंज करेंगी तो फिर परेशानी आपको होगी अपने कार्य को पूरा करने में। गुरु यहाँ पर 9 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, और कुमार अवस्था का ये गुरु है। इस कुंडली में गुरु को समझे तो तृतीयेश एवं द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। विदेश वगैरह ये गुरु लेकर के जा सकते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ ये गुरु आपको दिलवाने वाले होंगे। पेट संबंधित परेशानियों का ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। लिवर वगैरह से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, और खान पान का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ से बैठ करके गुरु विदेश भाव को देखेंगे, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट आपको दे सकते हैं। धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि धन के लिए बढ़िया है आपके, और कुंडली के चौथे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये भी आपके लिए बढ़िया ही माना जाएगा। राहु के द्वारा जो भी परेशानियां हैं उसमें गुरु कमी करेंगे। एक बात और आपको बता दूं, इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है, इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है, तो वो सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा, लेकिन फिर भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो कुछ अच्छा करेंगे, जैसे कि धन देना, प्रॉपर्टी देना, विदेश ले जाना, इन चीज़ों में लाभ देंगे। नुकसान क्या करेंगे? तो स्वास्थ्य का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि 8th में बैठे हुए हैं, तो डाइजेशन, और सूर्य भी साथ में है तो डाइजेशन की विशेष परेशानी हो सकती है, और शनि की दृष्टि पड़ रही, यानी कि वो परेशानी लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसका ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि कोई भी रोग ऐसा ना हो जो कि आपको लंबे समय तक परेशान करे, क्योंकि शनि छठे में बैठा हुआ है तो वो आपको बचाएगा तो जरूर, लेकिन हो सकता है कि रोग लंबे समय तक आपको परेशान करे, तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र को देख लेते हैं। 0 डिग्री के साथ शुक्र भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, अस्त के भी हैं यहाँ पर शुक्र। दूसरे भाव में जरूर हमें दिख रहे हैं, सूर्य से अलग दिख रहे हैं शुक्र, लेकिन डिग्री वाइज शुक्र भी यहाँ पर अस्त के ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर 0 डिग्री के साथ मृत अवस्था में शुक्र बैठे हुए हैं। अब मकर लगन की कुंडली में शुक्र शिक्षा भाव और कर्म भाव यानी करियर के और शिक्षा के स्वामी ग्रह बनते हैं, यानी कि योग कारक ग्रह हम शुक्र को कहेंगे।
और ये शुक्र जाकर के भाग्य भाव में बैठा है, ये भी बढ़िया है। लेकिन अस्त का और नीच का होके बैठा है। मैं आपको बता दूं, इसी राशि में जो बुध है ये नीच के भी माने जाते हैं। देखिए, ग्रह नीच का हो गया तो ग्रह बहुत खराब हो गया ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ग्रह नीच का होता है ना, तो वो संघर्ष के साथ सफलता देता है, ये मैंने देखा है। या सीधा सीधा मैं आपको कहूं तो व्यक्ति जीरो से उठता है। व्यक्ति अपने जो भी कार्य करना चाहे या जीवन में जो भी उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहे तो जीरो से उठ के वो कार्य करता है। और भाग्य से ज्यादा व्यक्ति के सामर्थ्य के ऊपर वो चीज निर्भर करती है कि वो उस चीज से कितना लाभ ले सकता है। तो यहाँ पर जो शुक्र है आपका, ये नीच का और अस्त का है। तो मेरे हिसाब से यदि आपको इसका लाभ लेना है तो सबसे ज्यादा अपने सामर्थ्य के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, भाग्य के ऊपर नहीं। क्योंकि यहाँ पर भाग्य से ज्यादा आपका सामर्थ्य आपको काम देगा। शुक्र नीच का है तो ये असफलता दे देगा, ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में मत रखिएगा, अदरवाइज आपको ही नुकसान होगा। शिक्षा और करियर का स्वामी नवम में बैठा हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये उच्च शिक्षा के लिए भी बढ़िया है और करियर के लिए भी बढ़िया है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, मेहनत तो सभी में करनी होती है। मेहनत बिल्कुल सही करने सभी चीज़ों में आजकल करनी होती है। तो शिक्षा में भी देखेंगे तो उच्च शिक्षा भाव में जाके शिक्षा भाव का स्वामी बैठा हुआ है। शुक्र आपके शिक्षा भाव के स्वामी है, उच्च शिक्षा भाव में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन नीच के हैं और अस्त हैं। मेहनत करिए, यही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि आप मेहनत करके ही चीज़ों को हासिल कर सकती हैं। करियर में भी ये शुक्र आपको लाभ देगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि केतु 10th में बैठा हुआ है दसम में, शुक्र अस्त का है, नवम में है। कई बार करियर में परेशानी और बाधाएं आएंगी, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा आपको। धैर्य के साथ चलेंगी, हार्डवर्क करेंगी, जीवन में सफलता मिलेगी आपको। केतु की बात कर लेते हैं। दसम भाव में 28 डिग्री के साथ मृत अवस्था का केतु बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। अभी भी मैंने शुक्र के बारे में बताया, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है शुक्र की, लेकिन फिर भी त्रिकोण में है शुक्र, ये अच्छी बात है। षडबल में भी शुक्र का बल बढ़िया है, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर दसम भाव में केतु आपको इनिशियली आप जहाँ पर भी कार्य करेंगी, मान लीजिए कहीं एक कंपनी में आपने जॉब शुरू किया, इनिशियली ये केतु परेशानी देगा। हो सकता है स्टार्टिंग में एक दो जॉब्स जो हैं आपको छोड़नी पड़े, आप सेटिस्फाइड ना हो उस जॉब से, ये संभव है। फिर सवाल उठता है क्या पूरी जिंदगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि पूरी जिंदगी। स्टार्टिंग में ज़्यादा परेशानी आती है। कहते हैं ना कि राहु की दशा आई तो दिमाग खराब करेगा, तो क्या 18 साल पूरा दिमाग खराब करता है? नहीं, स्टार्टिंग में ज़्यादा परेशानी मिलती है। तो इसीलिए जब करियर बनाए तो पेशेंस रखें उसमें कि हाँ परेशानी आ सकती है और मैं उस परेशानी को झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ऐसे तैयार रहेंगी तो फिर आप ज़्यादातर परेशानियों से खुद को बचा पाएंगी। आपकी दशाओं को देख लेते हैं हम। दशाओं की बात कर ली जाए तो शनि की महादशा आपको चल रही है, जो कि अब खत्म होने वाली है। 16 जनवरी 2022 को शनि की महादशा खत्म हो जाएगी। शनि की महादशा में फिलहाल गुरु की अंतर्दशा चल रही है और वो 16 जनवरी 22 तक चलेगी। उसके बाद बुध की महादशा आपको आएगी, जो कि 17 जनवरी 2039 तक रहने वाली है। यानी कि आपका जो करियर बनेगा, विवाह होगा, ज़्यादातर जीवन की जो चीज़ें होंगी वो मर्क्यूरी की दशा में, बुध की दशा में होंगी। बुध, अब देखिए बुध षष्ठेश भी है, भाग्येश भी है। अब एक तरफ आपको दिखेगा कि मेरा बुध जो है वो तो भाग्येश है, तो भाग्य का पूरा लाभ देगा। फिर दूसरी तरफ दिखेगा अरे बुध तो मेरा षष्ठेश भी है, तो पूरा संघर्ष देगा। और फिर आप कहेंगे कि मेरा बुध अष्टम में बैठा हुआ है तो ये तो मेरी नैया डुबा देगा। होगा क्या एक्चुअली में? बुध की दशा जाएगी एक्चुअली में कैसी, मैं ये आपको बता देता हूँ। बुध की दशा में आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, और अथक परिश्रम करेंगी तो भाग्य भी पूर्ण रूपेण सहयोग करेगा। कामचोरी करेंगी कोई लाभ नहीं होगा, रिजल्ट भी कामचोरी जैसा ही मिलेगा। मेहनत करेंगी निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा आपको। करियर में भी लाभ, जॉब में भी लाभ, धन की जो है स्थिति बेहतर होगी, प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्रश्नों को हम ले लेते हैं। पढ़ाई में अच्छी हैं, ब्रिलियंट है, 12th में मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स लिया है पर कंसंट्रेशन नहीं है। यहाँ इनकी कुंडली को देख करके मैं एक ही बात कहूँगा, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन यहाँ पर जितनी मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत नहीं हो रही है।
जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। कारण जान लेते हैं फिर से। पंचमेश जो है वो नीच का, अस्त का, 0 डिग्री का, मृत अवस्था में भाग्य भाव में बैठा हुआ है। एजुकेशन से जुड़ाव दिखा रहा है लेकिन संघर्ष भी है। सूर्य बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। दिमाग बहुत तेज है, रिसर्च जैसा दिमाग है इनका, लेकिन मेहनत की कमी है। दिमाग बहुत भागता है। शनि चंद्रमा को भी देख रहे हैं, शनि बुध को भी देख रहे हैं। अगर जिद बना के पढ़ेंगी तो यही शनि इनको ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगा। तो अपने दिमाग को मत भगाइए, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करिए। अगर 10 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगी तो परेशानी ज़्यादा आएगी। शनि की दृष्टि पीड़ित जरूर करता है चंद्रमा को, लेकिन कंसंट्रेशन भंग नहीं करता है। कंसंट्रेशन भंग राहु करते हैं। तो आप जो है ज़्यादा इधर उधर मत करिए, एक चीज़ के ऊपर लग करके काम करिए। जैसा आपने कहा कि मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स चुना है आपने खुद ही, तो इसके ऊपर बने रहिए। फिर बने रहिए, पहले 12वीं खत्म करिए और इंजीनियरिंग के लिए आप आगे जाना चाहती हैं तो उसको पूरा करिए। फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, डांस, ये सब बहुत पसंद है। क्या इसमें करियर बनाया जाए? मेरे हिसाब से इसको आप एज अ हॉबी रखें तो बेहतर है। आगे हो सकता है जाकर के आप इसी में स्विच कर जाएं। मैं यहाँ तक भी आपको कह देता हूँ, हो सकता है आगे आप फैशन डिज़ाइनिंग में भी जाकर के स्विच कर जाए या मॉडलिंग डांस में भी स्विच कर जाए। जहाँ तक मॉडलिंग का सवाल है, मुझे पता है मॉडलिंग का जो करियर है वो बहुत लंबा नहीं टिकता है। मॉडलिंग का जो करियर है, जब तक आपकी जवानी है तभी तक मॉडलिंग करियर है, उसके बाद कोई करियर नहीं है। ये सच्चाई है, आप पता कर लीजिए, ठीक है। डांस के बारे में भी जहाँ तक है, डांस का करियर भी बहुत छोटा होता है। अल्टीमेटली व्यक्ति डांस सिखाने में आ जाते हैं, या तो वो कोरियोग्राफर बन जाते हैं या तो वो अपना इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। यही सच्चाई है। तो आप क्यों ना, अगर आपको इसी में जाना है तो आप स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल ना करके, मॉडलिंग का तो देखिए कोई करियर होता ही नहीं है, उसमें आपको दूसरों के पास ही जाना पड़ेगा काम मांगने को। लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग या डांसिंग में क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये हो सकता है इसको सीख के फिर आप दूसरों को भी सिखा सकें। आप सीख के दूसरों को भी सिखा सकें। आपकी दशमांश कुंडली जो करियर की है वो इस बात की सूचना देती है कि आप चाहें तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं अपना इंस्टीट्यूट खोलकर। फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जो अभी आपने अपने हाथ में लिया है उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि आगे मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आपको 7.5 भी आने वाली है। तो आपका दिमाग जो अभी इतना परेशान हो रहा है, आने वाले समय में ये और ज़्यादा परेशान हो सकता है। आप मीन राशि की हैं, 2023 में आपको 7.5 लग जाएगी 1-1.5 वर्ष बाद, तो फिर परेशानी वहाँ पर और होगी। तो जिस चीज़ में है उसी में बने रहिए। मान लीजिए आपके मन में है कि एज अ हॉबी आप इसको कंटिन्यू करिए, यहाँ तक कह देता हूँ आगे इसी में स्विच कर जाइएगा। आपका मन करे इसमें सफलता दिखे तो इसी में स्विच कर जाइएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मत खराब करिए जो आपके हाथ में है। तबीयत खराब रहती है, डाइजेशन, वॉमिटिंग, स्किन रिलेटेड परेशानी है। स्किन रिलेटेड परेशानी तो मंगल और शनि की दृष्टि बुध के ऊपर है, तो फिर वो देता है मंगल फोड़े फुंसियाँ। जब भी बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा फोड़े फुंसी की स्थिति देता है। और शनि दृष्टि डाले या शनि का संबंध बन जाए 6ठे भाव से और बुध से, तो लंबे समय तक स्किन परेशानी देखने को मिलती है। और बुध यहाँ पर षष्ठेश भी है, रोग का स्वामी भी बुध बनता है। और डाइजेशन के लिए तो मैंने कह ही दिया कि गुरु है जिम्मेदार, अष्टम में बैठा हुआ है, वो भी बुध के साथ, और सूर्य भी है साथ में, जो कि पित्त प्रकृति को दर्शाता है। वॉमिटिंग वगैरह भी वो डाइजेशन से ही, जब डाइजेशन सही नहीं होगा तभी व्यक्ति के उसमें वॉमिटिंग की स्थिति बनेगी। तो यहाँ दिख रही है स्थिति। अपने खान पान का ध्यान रखिए। सीधा सीधा मैंने आपको कहा था शनि के, जब हम बारे में स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे, अपने खान पान का और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। छोटे मोटे झूठ भी बोलती है नित्य, मत करिए। मंगल बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, अपनी वाणी का ध्यान रखिए। झूठ बोलने से कुछ हासिल होता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें जहाँ पर झूठ बोलने की ज़रूरत ना हो वहाँ पर बेफिजूल का झूठ ना बोला जाए। और वैसे भी आप तो शनि से जुड़े हुए लगन की बनती हैं, तो आपको तो कम से कम झूठ बोलना चाहिए। और आगे 7.5 भी आने वाली है, तो वो झूठ भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आगे पढ़ाई किस क्षेत्र में कराई जाए, जॉब किस क्षेत्र में कराया जाए। अभी जिस क्षेत्र में है, मेरे हिसाब से आप अभी PCM में हैं, इंजीनियरिंग के लिए शायद आप जाना चाह रही हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं बनी रहिए, अभी बने रहिए, पहले इसको कंप्लीट करिए।
आगे जॉब चाहे तो टीचिंग में जुड़ सकती है। मान लीजिए आपको टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा किताबी पढ़ाई ही कराई जाए। मान लीजिए आपने फैशन डिज़ाइनिंग सीख ली तो आप फिर उसी में जाकर के दूसरों को सिखा सकती हैं, टीचिंग से जोड़ सकती हैं उस प्रोफेशन को। लेकिन अभी करने का वो समय मुझे नहीं दिख रहा है। अभी उस चीज़ के लिए आप जाएंगी तो परेशानी हो सकती है आपको। आपकी उम्र भी बहुत कम है, 17 साल की हैं अभी आप, तो भटकाव ज़्यादा होगा। अगर इन चीज़ों में जाएंगी अभी तो मेरे हिसाब से भटकाव ज़्यादा होगा। पहले से ही आप में भटकाव है और इन चीज़ों में जाएंगी तो भटकाव ज़्यादा होगा। और करियर यहाँ पर दिख ही रहा है अनिश्चितता वाला, तो वो अनिश्चितता अगर आप खुद ही उसमें इंटर करेंगी तो वो अनिश्चितता बढ़ जाएगी आपके लिए। तो बेहतर है कि अभी कुछ हाथ में ले लिया जाए, उसके लिए आपके पास समय है करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के योग, मेरे हिसाब से प्राइवेट नौकरी लगने की संभावना ज़्यादा है। उच्च पद प्राप्ति के योग, प्राइवेट नौकरी है और आगे जाकर के चाहे तो अपना काम भी कर सकती हैं। तो अपना काम जब होता है तो उसमें पद की बात ही नहीं होती है, वो सेल्फ काम हो जाता है। विदेश में रहने या फिर जॉब करने के योग, हाँ ये पॉजिटिव दिख रहा है। फॉरेन जाना और वहाँ जॉब करना ये संभव है आपके लिए। और दशमांश कुंडली भी आपकी इसमें सहयोग करती हुई नजर आ रही है। D10 चार्ट जिसको कहते हैं, या विदेश से जुड़ सकती हैं भारत में रह करके ही। इंडिया में रह करके भी विदेश से जुड़ना फायदेमंद है, या वहाँ जा भी सकती हैं आप। विवाह कब, कहाँ और कैसा रहने वाला होगा। विवाह कब की बात की जाए तो 24 के अराउंड आप विवाह कर सकते हैं, 24-25 के अराउंड। कहाँ की बात की जाए तो डायरेक्शन मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आप जा सकती हैं। और एक उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व ये दो दिशाएं हैं जहाँ पर विवाह होने की संभावना दिख पड़ती है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। हम चलते हैं नवमांश पर थोड़ी देर में, फिर हम उसको देखेंगे। पति सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी वाले होंगे, संभावना है कि पति गवर्नमेंट जॉब में हो, संभावना है इसकी, नवमांश कुंडली बता रही है ऐसा। नवमांश कुंडली को देखते हैं, 5 नंबर से शुरू हो रहा है, लगन में चंद्रमा है, सप्तम को देख रहा है, अच्छा है। चौथे भाव में बुध एवं सूर्य बैठे हुए हैं, बढ़िया है। पति के सरकारी नौकरी के लिए बढ़िया है। वहाँ सप्तमे शनि बनते हैं, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं और मंगल से दृष्ट है। ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बन जाता है D9 में, बहुत बड़ा नहीं वीक पॉइंट है, छोटा सा वीक पॉइंट है। तो कुंडली मिलान कर लीजिएगा। क्या विवाह टूटने की भी संभावना है इस वजह से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है कुंडली में कि विवाह टूट जाएगा। थोड़ी परेशानी रह सकती है वहाँ पर। गुरु की दृष्टि सप्तम के ऊपर है, मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कि विवाह टूटने जैसा कोई योग है। कुंडली मिलान कर लेंगे तो विवाह अच्छा से बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी भी विवाह अच्छा दिख रहा है, कुंडली मिलान हो जाएगा तो विवाह अच्छा से बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। चलिए उपाय को देख लेते हैं। आपका बुध जो है षडबल में बुध और सूर्य सबसे कमजोर है। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, ये शुक्र का मंत्र है। ओम शुम शुक्राय नमः 3 माला जाप करेंगी। सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगी प्रतिदिन। महामृत्युंजय मंत्र 1 माला सुबह, 1 माला संध्या काल को जाप करना है। जीवन भर आजीवन मांसाहार से दूर रहना है, चाहे कितना भी पसंद हो नापसंद हो कुछ भी हो, दूर रहना है मांसाहार से। जितना दूर रहेंगी उतना बेहतर है। बुध की दशा में गणेश जी की पूजा आराधना करेंगी। बुध की जो दशा आने वाली है अगले वर्ष से, गणेश जी की आराधना करेंगी। ओम गम गणपतये नमः 3 माला जाप प्रतिदिन करना है। बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू एवं दूर्वा, जिसको घास कहते हैं, उनके चरणों में मंदिर जाकर के बुधवार के बुधवार अर्पित करना है। इससे ये लाभ मिलेगा कि जो अभी से आप शुरू कर सकती हैं। तो जो आप कंफ्यूज हो रही हैं, ये करूं कि ये करूं, आधा मन यहाँ है आधा मन वहाँ है, ये धीरे धीरे आपके जो कन्फ्यूज़न के बादल हैं आपके दिमाग में वो छटेंगे। तो ये उपाय दे रहा हूँ आपको, ये कुछ उपाय आप करेंगी आपको लाभ मिलेगा। जो सलाह दिया गया है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सलाह फॉलो कर पाएँ आप। जहाँ पर डाउट लगता है आपको वहाँ अपने माता पिता की सलाह मानें या बड़ों की सलाह मानें, ज़्यादा लाभ रहेगा आपके लिए। चलिए तो दोस्तों ये था इस 17 वर्ष कन्या के जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारे जन्म कुंडली का अध्ययन पसंद आया होगा। यदि ये कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।